सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है हिमांशु यादव इंग्लिश पर। प्रोनाउन की क्लास नंबर 2 है आज, तो पेन पेपर उठा लो, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना शुरू करो। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो फ़ोन को थोड़ा सा दूर रख दो अगर पॉसिबल है तो, और पेन पेपर लेके क्लास को एंजॉय करो। देखो सरकार, कल अपन ने ये पढ़ा डमी सब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है। इट को पढ़ा हमने और देर को पढ़ा। उसके बाद हमने वहाँ हु का यूज़ किया था। आज हम उसी हु का जिक्र करेंगे। एक वर्ड है अपने पास हु, एक वर्ड है अपने पास विच। अभी एक और वर्ड आएगा हु के साथ साथ हुम। अब हु और हुम में क्या फर्क है वो बाद में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, पहले हम हु और विच को कवर करते हैं। अभी एक और वर्ड आएगा जिसे हम कहते हैं दैट। इन्हें हम ग्रामर की लैंग्वेज में रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यहाँ काम करेंगे। कभी कभी ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब बनते हैं ये, वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हु और विच के बीच में क्या डिफरेंस है उसे समझते हैं। आ जाओ सरकार। हु और विच दोनों का जब हम यूज करते हैं ना, हमने यहाँ हु को लिखा किसी सेंटेंस में या विच को लिखा, इन दोनों का यूज जब करेंगे हम, तो एक बात ध्यान रखनी है आपको। इनसे पहले जस्ट एक नाउन लिखा होगा, जस्ट पहले इनसे एक नाउन लिखा होगा। अब ये कई बार ब्रेक भी होगा जस्ट बिफोर वाला पॉइंट। कब कब ब्रेक होगा, मेरे साथ साथ बस चलते जाओ। पानी बह रहा है, उस पानी के साथ उस बहाव में चलते जाओ। जिंदगी में मैं उस किनारे पे ले जाके खड़ा करूंगा जिस किनारे पे हरियाली ही हरियाली होगी, जहां आप जाना चाहते हो, जहां आप, आपके घर के हालात, आपके मम्मी पापा एकदम खुश होंगे और आप कहोगे हाँ भाई मजा आ गया, हमने जो भी किया जीवन में बहुत अच्छा किया। जस्ट जस्ट पहले लिखा होगा। इसी को हम ग्रामर की लैंग्वेज में पढ़ें तो हम इसे एंटीसीडेंट कहते हैं। एक वर्ड है एंटीसीडेंट, का मतलब होता है जो जस्ट पहले मेंशन किया गया हो, जो जस्ट पहले किया गया हो। तो ये जो हमारे पास नाउन लिखा होगा, हो सकता है इसकी जगह हम प्रोनाउन लिख के बैठे हो। एक ही बात है नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब उसे कहते हैं जो नाउन को रिप्लेस करता है। मतलब मुझे एक जगह पे बार बार कुछ लिखना है, जैसे मान लो मुझे नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कुछ लिखना है। अगर अपन को नरेंद्र मोदी इज, नरेंद्र मोदी इज, नरेंद्र मोदी इज, तो बार बार नरेंद्र मोदी ना लिखे हम, नरेंद्र मोदी की जगह हम ही का यूज करेंगे। ये जो ही है छोटा सा वर्ड है, इसीलिए बनाया गया ताकि हम नाउन की रिपीटेशन से बच सके, ताकि नाउन को बार बार ना लिखना पड़े। वापस आते हैं। हु और विच जहां भी लिखा होगा, इनके जस्ट पहले एक नाउन प्रोनाउन अगर लिखा है, इनके आगे एक वर्ब लिखा होगा, इनके आगे एक वर्ब लिखा होगा। ये जो वर्ब लिखा होगा ना, एक्चुअल में तो बात ये थी कि इस नाउन के लिए लिखा था ये, बस हम रिलेट करना चाहते थे, इस वजह से हमने यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया हु और विच। अब ये जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग लगेगी, इस नाउन के अकॉर्डिंग। अब अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी प्लूरल। इन दोनों में फर्क क्या हुआ, इन दोनों में फर्क ये हुआ, अगर ये नाउन लिविंग बींग है, अगर ये नाउन लिविंग बींग है तो अपन को यहां लिखना है हु। और अगर ये नॉन लिविंग है, अगर ये नॉन लिविंग है तो हमें यहां लिखना पड़ेगा विच। छोटी सी बात है। इस वाले नाउन को अपन को चेक करना है, यहां इंसान लिखा है, कोई ह्यूमन बींग लिखा है, लिविंग बींग लिखा है, तो हम हु का यूज कर लेंगे। नॉन लिविंग लिखा होगा तो हम विच का यूज कर लेंगे। इस खास वर्ब का ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन हु और विच से तो जब आएगा आप कर दोगे ऐसे। इस वर्ब का ध्यान रखना है आपको खास, किस तरीके से काम करता है। आओ समझाने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, प्रैक्टिकली ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए मैं रूल्स कभी नहीं लिखवाता हूँ। एक सेंटेंस देखो आप, सी इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, हमने जब यहाँ वन लिखा, ये मैं नाउन में पढ़ा के आया हूँ आपको। एक्चुअल में प्रोनाउन का हिस्सा होता है, लेकिन मैं नाउन में पढ़ा के आया हूँ क्योंकि नाउन को ही तो लिखना था अपन को। इस ऑफ का मतलब क्या है, आउट ऑफ, इनमें से एक में से एक कभी नहीं होता, तो हम यहाँ से कैंडिडेट को हटाएंगे और कैंडिडेट्स लिखेंगे। ये मैंने आपको नाउन के चैप्टर में पढ़ाया। अगर आपने नाउन नहीं पढ़ा है तो बहुत शिद्दत से पढ़ना। सच बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से चीज़ों को पढ़ लिया, इंग्लिश इतनी आसान लगेगी आपको, आपने सोचा भी नहीं था। अब इसके बाद मुझे हु लिखना है या विच लिखना है, एक क्वेश्चन तो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, मुझे यहाँ इज लिखना है या आर लिखना है। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों को काउंटर करते हैं। उसके बाद अपन चलेंगे हु और हुम के पास, फिर दैट की एंट्री भी करवाएंगे। तो एक बात समझने की कोशिश करते हैं भाई, हु और विच किसके लिए लिखा है, कैंडिडेट्स के लिए। तो कैंडिडेट्स कैसा वर्ड है, प्लूरल। दूसरा एक कैसा वर्ड है, लिविंग बींग और नॉन लिविंग, लिविंग बींग।
लिविंग बीइंग है, इस वजह से हम हु का यूज करेंगे ना कि विच का। अब ये बताओ, ये जो आगे वर्ब लिखा है किसके लिए काम करेगा? इस लिखे हुए नाउन के लिए। और नाउन कैसा लिखा है ये? प्लूरल। तो आगे वाला प्लूरल वर्ब चाहिए मुझे। यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ आर आएगा, यहाँ आर आएगा। ये बात समझ में आई या सुनो? एक्चुअल में ये जो वर्ड लिखे हैं ना, ये आगे मैं इसे और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपके पेपर में काम आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश करो आप। अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूँ, शी हु इज माई स्टूडेंट, वॉन्ट्स टू क्लियर द एग्जाम, समझना भाई। ये जो हु लिखा, ये रिलेटिव प्रोनाउन ही तो है। ये हु किसके लिए काम कर रहा है? इस लिखे हुए प्रोनाउन के लिए। इसीलिए हमने आगे वाला वर्ब किसके लिए लिखा है? शी के लिए, इज लिखा हमने। लेकिन एक्चुअल में जो सी है, ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट का वर्ब कौन है? क्योंकि आपने अगर यहाँ इज लिखा है तो ये तो हु के साथ चला गया, आपने एम्फेसाइज किया होगा, तभी तो ये हु लगाना पड़ा आपको। तो इस सी का एक्चुअल में जो डायरेक्ट वर्ब है वो कहाँ है? वो डायरेक्ट वर्ब लिखा है, ये रहा, ये इसका वर्ब है। यहाँ जो सेंटेंस है ना बच्चा पार्टी, वो सेंटेंस तो ये बन रहा है, सी वॉन्ट्स टू, शी वॉन्ट्स टू क्लियर द एग्जाम। सेंटेंस तो बस इतना सा बन रहा है। तो फिर ये क्या है सरकार? ये जो इतना पार्ट लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, इसे हम कहते हैं क्लोज। क्लोज क्यों हुआ ये? क्योंकि यहाँ हु सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, इज वर्ब है। जहां सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं क्लोज। ये कैसा क्लोज है? नाउन प्रोनाउन के बारे में जो इन्फॉर्म करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लोज। ये डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, ऐसा सेंटेंस कभी भी आता है कि ये हु इज माई स्टूडेंट, क्या है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसे यहाँ से हटा दो। सेंटेंस तो ये है कि वॉन्ट्स टू क्लियर द एग्जाम, मेन पार्ट सेंटेंस का ये हुआ। तो अगर आप इस सेंटेंस को भी देखते हो, सी इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, इतना ही लिखा था। कौन से कैंडिडेट्स? हु आर इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है। मतलब ये हुआ, ये जो हु से लेके इंटेलिजेंट वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट एक एडिशनल क्लोज है जिसे हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। और किसके लिए लिखा है? कैंडिडेट्स के लिए। इस सेंटेंस का मतलब हुआ वो सारे कैंडिडेट्स जो इंटेलिजेंट है, शी भी उनमें से एक है। सेंटेंस का ऑपरेशन हुआ कि नहीं, ये बताओ आप। चीजों को इतनी गहराई में जाके पढ़ो ना, पेपर वाला कितना भी माथा पच्ची कर ले, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपन का। बोलो भैया, क्लियर हुआ? हाँ या ना? दिक्कत तो नहीं? इसे नोट कर लेना भाई वीडियो को रोक के, क्योंकि मैं थोड़ा सा हूँ बिजी, ऐप पर चीज़ें रिकॉर्ड करने में लगा हूँ, टेस्ट देखने में लगा हूँ, चीज़ों को वेरीफाई कर रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं, वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें बिजी हूँ मैं, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको लगातार, ताकि आपकी पढ़ाई ब्रेक ना हो भाई। तो वीडियो को आप पॉज करके लिख देना। मैं चाहता हूँ टाइम बच सके जितना, इधर से उधर से कहीं से। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, काम करते हैं इन पे आज। आज रात को भाई 9 बजे लाइव होंगे अपन। अभी टाइम है, ये वीडियो आपको 8 बजे तक मिल जाएगा लगभग। 9 बजे अपन लाइव होंगे 50 इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन करने के लिए। तो बहुत स्पीड में करेंगे चीज़ों को, एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो लाइव रहना भाई। देखो 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे, एक बार रीड कर लो, बाकी मैं करवाता हूँ आपको भाई।
डन। देखो सरकार, पहला सेंटेंस लिखा वन ऑफ द कैंडिडेट, पहले तो यहाँ कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट्स होना चाहिए। एरर दो तीन जगह से नहीं आता पेपर में, एक जगह से आता है, मैं बस आपको सीख जाओ आप सारी चीज़ें, इसलिए बार बार हर जगह पे एरर बना के देता हूँ। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये लिखा ऑफ, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के आगे हम क्या लिखते हैं? नाउन। जब प्रेपोजिशन के आगे हम नाउन लिख रहे होते हैं तो इतना पार्ट मिलकर सब्जेक्ट नहीं बनाएगा। अगर ये इतना पार्ट सब्जेक्ट नहीं बनाएगा तो जब सब्जेक्ट कौन बचा? वन। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। आने वाला वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर। तो ये इज अपनी जगह ठीक लिखा। सेम सेंटेंस का पैटर्न मैंने यहाँ नीचे लिखा है, वन ऑफ कैंडिडेट्स लिखा है, उसके आगे अपन ने इस बार क्या लिखा है? हु ही आएगा, विच तो नहीं आ सकता क्योंकि लिविंग बीइंग लिखा है अपने पास, लिविंग बीइंग लिखा है। लिविंग बीइंग होने की वजह से हु आएगा। अगर कल को पेपर यहाँ विच लिख के दे देता है तो एरर बन जाएगा। अब ये बताओ, जब हु कैंडिडेट्स के लिए है, अब आपका दिमाग में ये चलेगा यहाँ भी तो ऑफ लिखा है, यहाँ ऑफ तो लिखा है लेकिन यहाँ ब्रेक हो चुका है, क्योंकि ये जो हु लिखा है ये किसके लिए लिखा है? अपने से जस्ट पहले लिखे नाउन के लिए, क्योंकि ये तो एडिशनल क्लोज है किसका? इधर लिखे हुए पार्ट का, इस वर्ड का। तो कैंडिडेट्स के लिए हु लिखा है, आगे वाला वर्ब भी कैंडिडेट्स के लिए आएगा, तो यहाँ आपको आर लिखना पड़ेगा। पहले सेंटेंस का मतलब क्या था? सारे कैंडिडेट्स में से कोई एक मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा है। जैसे क्लास है, ये क्लास है, इन क्लास, इस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कोई एक मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा है, ये वो सेंटेंस है। और ये सेकंड वाला सेंटेंस सेंटेंस क्या कह रहा है? जो सारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर कैंडिडेट्स हैं, वो सारे कैंडिडेट्स जो मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, राधा भी उनमें से एक है। तो ये हु आने से और ना आने से सेंटेंस किस तरीके से गलत और सही हो रहा है, साथ में इसका कॉन्टेक्स्ट क्या तैयार हो रहा है, ये दोनों बातें आपको क्लियर है या सुनो? अगला सेंटेंस देखो आप, सी परचेज द पेन, उसने एक पेन खरीदा। एक पेन खरीदा, पेन कैसा वर्ड है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के लिए अपन को हो लिखने की परमिशन नहीं है, विच लिखना पड़ेगा, यहाँ विच आएगा। विच पेन के लिए काम कर रहा है, आगे वाला वर्ब भी पेन के लिए काम करेगा। बोलो सरकार, ये तीनों सेंटेंस आपको क्लियर हुए? ऐसा कोई तकलीफ तो नहीं? थोड़ा सा आगे एक काम करते हैं, यहाँ हु वर्सेस होम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि अब हु और विच तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। प्रैक्टिस करेंगे अपन, लगातार आगे चलते जाएंगे तो हु और होम को समझते हैं। आसान करता हूँ, बिना कुछ याद किए ये याद हो जाएगा, वादा रहा मेरा आपसे। आप ये समझने की कोशिश करो, एक तरफ मैंने लिखा आई और एक तरफ मैंने लिखा मी। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आई कौन सा केस है, आप कहोगे सब्जेक्टिव केस। मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। आई सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। आई ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको। अब ये बताने समझने की कोशिश करो आप, ये समझने की कोशिश करो अब आप, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ सब्जेक्टिव केस किसके लिए काम करेगा, तो छोटी सी बात है, सब्जेक्ट के लिए काम करेगा। आपसे मैं पूछता हूँ कि ऑब्जेक्टिव केस किसके लिए काम करेगा, तो बेसिक सी बात है कि मैं ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हु कौन सा केस है, तो जवाब आना चाहिए आपका सब्जेक्टिव केस। और होम कौन सा केस है, तो आपका जवाब आना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव केस। हु सब्जेक्टिव केस है और होम ऑब्जेक्टिव केस है, सेम ऐसे जैसे आई और मी होते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सब्जेक्टिव केस किसके लिए काम करेगा, सब्जेक्ट के लिए काम करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए भाई, आपको मुसीबत नहीं आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस किसके लिए काम करेगा? ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मामला क्या है भाई, आओ समझ लेते हैं। मैंने दो सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, उसके बाद इसका लेवल बढ़ाएंगे। मैंने यहाँ लिखा कि सी इज अ पर्सन, सी इज अ गर्ल, कुछ ऐसा सेंटेंस लिख देते हैं। कुछ एक सेंटेंस दिमाग में आ रहा है यार वो, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है अभी स्टार्टिंग में, इसलिए छोड़ना चाह रहा हूँ। वापस लिखते हैं, वही सेंटेंस लिखते हैं, सी इज वन ऑफ द डांसर्स। हु वांट टू परफॉर्म है। ये विजिबल है ना भाई?
मैं आपको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं यहाँ, सी इज वन ऑफ द डांसर्स हु आई मेट एवरी डे। एक मिनट भाई, मीट लिखना चाहता था मैं, हु आई मीट एवरी डे। यहाँ से क्लियर हो गया होगा अब आपको, एक दिमाग का दही हुआ है या दही का दिमाग हुआ है, समझ नहीं आ रहा। नहीं बनाना है क्वेश्चन कोई, दिमाग कह रहा है क्वेश्चन बनाना है, मैं कह रहा हूँ नहीं बनाना है। एवरीडे को अलग अलग लिखना था, एक जगह लिख दिया तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ये कई बार पढ़ा चुका हूँ। देखो सरकार, आप बहुत ध्यान से समझना, अटेंशन चाहिए आपका। हु और होम का क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, अगर आप चाहोगे भी ना हम गलत करना चाहते हैं आज, तब भी नहीं होगा, देख लेना। देखो, यहाँ अपन ने हु लिखा, हु किसके लिए काम कर रहा है, डांसर्स के लिए। हमने यहाँ भी क्या लिखा, हु लिखा, किसके लिए काम कर रहा है, डांसर्स के लिए। डांसर्स ही आएगा क्योंकि यहाँ वन ऑफ लिखा है, तो तकलीफ नहीं है। हु ही आएगा क्योंकि लिविंग बींग है, नॉन लिविंग नहीं है, विच नहीं आएगा। एक छोटी सी बात यह है, आगे जो वर्ब लिखा ना मैंने, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, डांसर्स। इतना तो समझते हो। अगर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए कौन काम करेगा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या है, हु, सही लिखा है। आगे लिखा अपन ने वर्ब मीट, इस मीट का सब्जेक्ट कौन है, इस मीट का सब्जेक्ट कौन है, बोलो सरकार। इस मीट का सब्जेक्ट है आई, और आई अगर इस मीट का सब्जेक्ट है तो मैं मिलता किससे हूं, ऑब्जेक्ट कौन है इसका, डांसर्स। डांसर्स ऑब्जेक्ट है, इसे फिर से समझो। मीट का सब्जेक्ट कौन है, मिलता कौन है, ये आई मिलता है, मिलता किससे है, डांसर्स से, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए कौन काम करता है, होम। वो आना चाहिए या होम आना चाहिए। इसे कहते हैं इंग्लिश पढ़ना, मक्खन के जैसा है, आपके जहन में बैठती जाएगी। बोलो सरकार, समझ आया या सुनो। अगर समझ आया तो वीडियो को पॉज करो, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाओ, एकदम से आगे बढ़ते हैं। जल्दी से रोक के नोट कर देना, उसके आगे वीडियो चलाना शुरू करना भाई। मैं अपने आप को दिखा देता हूँ, अगली स्लाइड पे पहुंच रहा हूँ मैं। अब जैसे एक सेंटेंस अपन ने कल लिखा, इट इज शी हु स्लेप्ट एक्स वाई जेड। अगला सेंटेंस हमने लिखा, इट इज शी हु द टीचर स्लेप्ट। दो सेंटेंस लिखे अपने सामने, इन दोनों को ठीक करना है अपन को, तो हो जाओ शुरू। मैं एक और दो सेंटेंस लिख देता हूँ।
जी सरकार, 4 सेंटेंस लिखे, चारों को ठीक कर दो जरा एक बार। देखो बच्चा पार्टी, पहला सेंटेंस लिखा आपके सामने, इट इज सू, सॉरी इट इज सी हु। ये जो हु लिखा है ना, ये हु किसके लिए काम कर रहा है? शी के लिए। कल मैंने आपको समझाया यहाँ हर नहीं लिख सकते हम, एक कल की वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो देख लेना भाई। तो ये हु किसके लिए काम कर रहा है? शी के लिए। आगे वाला काम किसके ने किया है? शी ने, क्योंकि ये तो इसका ऑब्जेक्ट है। शी ने स्लैप किया किसे? एक्स वाई जेड को, ये इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो ये अपन को यहाँ हु लिखना पड़ेगा। अगले सेंटेंस में आ जाओ, इट इज सी हु द टीचर स्लैप्ड। अब ये बता दो आप, इस स्लैप्ड का, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? स्लैप किसने किया? टीचर ने। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है, तो इसने स्लैप किया किसे? शी को। शी क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। लिखा कौन से केस में? सब्जेक्टिव केस में। तो फिर क्या आना चाहिए यहाँ? हु और हुम। ऑब्जेक्ट के लिए कौन काम करेगा? ऑब्जेक्टिव केस काम करेगा, हुम आएगा। इट इज शी हुम द टीचर स्लैप्ड। वो है जिसे टीचर ने स्लैप्ड किया। तो मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ, ऋषिकेश के एक घाट पर एक लाइन लिखी है, यहाँ सब ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान न दे। बाकी समझदार हैं लोग, समझने वाले समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस लिखा, आई नो समवन whom कैन हेल्प यू। सेंटेंस में आगे वर्ब लिखा, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? समवन। समवन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस चाहिए, हु आएगा। आगे लिखा, सी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वी टीच। टीच वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? वी है। अगर ये सब्जेक्ट है तो पढ़ाते किसे अपन? स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम लिखा है, वी लिखा है, तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए कौन काम करेगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्या चाहिए? तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कौन सा वर्ड यहाँ क्यों आ रहा है। तो ज्ञान देने वाले लोग बहुत हैं, ज्ञान लेने वाले भी लोग बहुत हैं। अपन को ज्ञान देने और लेने दोनों वालों से बचना है। अपन को सही सही चीज़ें पढ़नी है, अपन को नौकरी चाहिए। अपन के साथ अपने माँ बाप हैं, अपन के साथ अपने भाई बहन हैं, अपन के साथ अपना घर है, अपने घर के हालात हैं, अपनी ज़िंदगी है, आगे जुड़ने वाले लोग हैं। तो अपन को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, जीवन में जब लोग आपको परेशान करने लग जाए तो ये समझ लेना कि ये लोग खुद दुखी है, इसलिए ये हमें भी परेशान करना चाहते हैं, दुखी करना चाहते हैं, और कोई बात। जी सरकार, यहां तक कोई भी तकलीफ है किसी को क्या? हु और होम में दोनों में फर्क क्लियर है? इसके आगे की कहानी थोड़ी सी इधर से उधर होगी। तो एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक सेंटेंस से आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, मैं जानता हूं आपको। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी इज, एक ही पैटर्न का सेंटेंस इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि सेटअप तैयार हो सके। शी इज वन ऑफ द टीचर्स whom I know are the best, are intelligent। कुछ लिख देते हैं भाई, जो आपका मन करे वो लिख। यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ खिलवाड़ हो गया हमारे साथ, और हम वो हैं, जब खिलवाड़ हमारे साथ होता है तो हम बड़ा खतरनाक खेल खेलते हैं। अगर कोई दरवाज़ा बंद करे तो उसे एहसास दिलाओ, बेटा दरवाजे में कुंडी इस तरफ भी है और लोग भी हमारे पास है, और लोग लगा के हम इस चाबी को तोड़ना भी जानते हैं। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। सी इज वन ऑफ द टीचर्स whom आई नो। अगर मैं सेंटेंस को यहाँ रोक दूं, आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये वर्ब रहा, ये इसका सब्जेक्ट रहा। अगर सब्जेक्ट वर्ब है, मुझे जानते हैं, किसे जानता हूं मैं जानता हूं किसे? टीचर्स को। टीचर्स बन जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस whom आएगा। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है, आगे भी एक पार्ट रह गया, आर इंटेलिजेंट।
अब ये जो है ना आपके सामने आई नो, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव केस, जो इन्फॉर्मेशन को बस कंप्लीट करने आया है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि इस आर का, इस वर्ब का भी तो अपना सब्जेक्ट होगा कोई, उस सब्जेक्ट को ढूंढना है। वो सब्जेक्ट कौन है? इंटेलिजेंट कौन है भाई? आई तो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि आई का तो वर्ब अपना कंप्लीट हो गया। तो इंटेलिजेंट कौन है? टीचर्स। तो इसके लिए टीचर्स क्या बन गया? सब्जेक्ट। और टीचर सब्जेक्ट बन गया, अगर टीचर्स अगर सब्जेक्ट बन गया इसके लिए, तो फिर सब्जेक्टिव केस काम करेगा यहाँ हु। सेंटेंस मेरे पास बचा, सी इज वन ऑफ द टीचर्स हु आर इंटेलिजेंट। आई नो तो बस बीच में रखा है, जिन्हें मैं जानता हूं वो कौन है? टीचर्स को जानता हूं। इस एट्रीब्यूटिव केस का यहां से कोई लेना देना नहीं रहा। अपन को क्या करना है? जब भी आप देख रहे हो यहाँ यार सब्जेक्ट वर्ब लिखा है, फिर भी वर्ब लिखा है, इस सब्जेक्ट वर्ब को कहो भाई आप रहने दो, आपसे ना हो पाएगा, आप थोड़ा साइड हो जाओ, बाकी काम हमें करने दो। इंग्लिश बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, इसकी खूबसूरती को कम ना होने दिया जाए, इसकी जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करने का मन है तो प्लीज़ कर देना भाई। बाकी कमेंट आपका पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर मन करेगा आपका तो प्यारा सा कमेंट छोड़ जाना, ताकि अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप पेड कोर्स में आना चाहते हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल को वेलकम किया जाएगा सारे बच्चों का, सभी चैम्पियंस का। तो ये मत सोचना कि फ्री क्लासेस बंद हो जाएंगी। जो फ्री पढ़ना चाहते हैं बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं। जो मेरे पेड कोर्स में आना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर खोलो, सर्च करो हिमांशु यादव इंग्लिश, डाउनलोड करो, उधर तैयार रहिएगा। लॉन्च होने की डेट कल है, कल मतलब 20 तारीख को लॉन्च कर दिया जाएगा ऐप पर कोर्स। एंड्रॉयड वालों के लिए तैयार हो चुका है, iOS के लिए ऐप तैयार हो रहा है, वो अभी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, हिमांशु यादव इंग्लिश, उधर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनों का।